हेलो फ्रेंड, आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 9 का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसमें हमको 6 विषय मुख्य रूप से पढ़ना है। विज्ञान और मापन, दूसरा गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ध्वनि, प्रयोगिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। पहले देखते हैं दोस्तों कि विज्ञान क्या होता है। तो यहाँ परिभाषा है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? हमको प्रयोग करने से ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और वो प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो सावधानीपूर्वक हमको करना पड़ता है और क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ता है। और प्रयोग करने के बाद उसे परीक्षण प्राप्त करते हैं। उसी से उस परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहेंगे। जैसे हम लोग यदि हम ये जानना चाहते हैं कि ये भूमि है, हम इससे कोई जैसे मान लिया जाए कोई बॉल है, उसको हम किस एंगल से उछालें कि वो सबसे ज़्यादा दूर तक वो जो है ना जाए। तो हम लोग ये प्रयोग करेंगे, सावधानीपूर्वक करेंगे कि वो जो बॉल फेंकेंगे तो किसी को लगे नहीं, और भी सावधानीपूर्वक है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से ये बॉल को हम ऊपर से भी फेंक सकते हैं उस तरह से, तो स्वाभाविक है ये नीचे ही गिरेगा, तो हो सकता है मेरे सिर पर ही गिर जाए। तो ये भी सावधानी बरतना होगा। और एक क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध इसलिए एक बार ऐसे फेंके, फिर एक बार कुछ ऐसे फेंके, फिर ये यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे फेंके यहाँ गिरेगा। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि ये कितने एंगल से फेंकने पर जो है ना बॉल ज़्यादा दूरी तक ये जाता है। तो इस तरह से होना चाहिए। तो जैसे हम एक एंगल इधर से फेंके हैं तो इससे पता चला कि मेरा बॉल यहाँ तक आया, फिर हमने कुछ एंगल और बढ़ाया आगे तो पता चला यहाँ तक ही आया। तो इस तरह से जब हम ये करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर यदि हम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बॉल को थ्रो करें तो वो सबसे हाईएस्ट दूरी तक ट्रेवल करता है। तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि हम बॉल को 45 डिग्री के एंगल से फेंकें तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगा। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब है विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, मतलब विज्ञान के 2 भाग हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। जीव विज्ञान में हम लोग जीवित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से, खुद मानव भी है इसमें शामिल है, ठीक है। अब है भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, भौतिकी इसको फिजिक्स बोलते हैं एवं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ठीक है। तो जीव विज्ञान की भी उसी तरह से 2 शाखाएं हैं। पेड़ पौधों से संबंध विज्ञान को हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, और जीव जंतुओं से संबंध विज्ञान को हम लोग प्राणी विज्ञान कहेंगे। तो ठीक है, तो दोनों का 2 शाखा है, भौतिक विज्ञान का भौतिकी और रसायन शास्त्र, जबकि जीव विज्ञान का वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान। तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके। वैज्ञानिक के काम करने का तरीका होता है, वो कैसा तरीका होता है वो यहाँ दिया गया है। तो वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड के मुख्य 5 अंग हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण करते हैं। हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रकृति में हम लोग होने वाली घटनाओं का हम लोग सावधानीपूर्वक जो है ना ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी जो घटता है उसका हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, ये घटना आखिर क्यों घटा। फिर उसी घटना को परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जाँच करते हैं कि वो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। फिर चौथा है 5 जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। उसके बाद हम लोग जांच करते हैं, ये वैज्ञानिक का तरीका है, जांच करके कोई निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ प्रकृति में जो ये घटना हुआ इस कारण से हुआ। फिर 5वां हम लोग आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। अगर यदि वो विचार में कुछ नया परिवर्तन करना होता है तो हम लोग वैज्ञानिक जो है करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विज्ञान को जानने वाले होते हैं, वो एक राष्ट्र यानी एक देश के नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है ना मतलब पूरे मानव जाति के लिए होते हैं, वे समस्त मानव जाति के लिए होते हैं,
ठीक है। तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मतलब विज्ञान जो है मानव के द्वारा किया गया एक प्रयास है, प्रक्रिया है। क्योंकि ज्ञान जो अर्जित किया जाता है वो आमतौर पर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, हालांकि और भी जीव करते हैं, लेकिन जो पृथ्वी पर जो सबसे जो बुद्धिमान जीव हैं वो तो मानव ही हैं। इसलिए विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, मानव का ही ये वर्क है। तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। सही बात है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा कई पीढ़ी तक परीक्षण किया, प्रयोग किया, उसके बाद ही ये हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ठीक ना, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। और हम लोग का एक कर्तव्य बनता है इस विज्ञान में को सीख करके कुछ इसमें नया जोड़ें। फिर आगे आते हैं मापन। तो मापन दोस्तों यहाँ कह रहा है मापन, विज्ञान जो है मापन पर आधारित है, यानी विज्ञान को जानने के लिए हम लोग मापन करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बोला था कि जैसे हमको एक ज्ञान प्राप्त करना है कि किसी बॉल को किस एंगल से फेंका जाए कि वो सबसे हाईएस्ट दूरी तक वो गिरे। तो इस तरह से ये हम क्या कर रहे हैं, माप कर रहे हैं कि क्या एंगल, ये एंगल को हम लोग माप रहे हैं। तो यही हुआ कि विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक टर्म है किसी भी राशि, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम माप सकें, वो होता है क्वांटिटी। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, केजी में मापते हैं, जो भी हो इस तरह से उसको मापते हैं। तो किसी भी राशि की माप के लिए, उसके मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक मतलब क्या हुआ कि ऐसा मतलब मानक हो गया जो सभी के द्वारा माना गया हो, ठीक है ना, उसी ठीक है। तो वही होता है मानक माप। जैसे कहें कि लंबाई को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ें फीट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, लेकिन आमतौर पर पूरा वर्ल्ड में लंबाई को मापने का जो माना गया तरीका है वो है मीटर, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर कह रहा है किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक कहते हैं, जिसको जो हम मान लिए कि इसका ये होना चाहिए तो उसी को हम लोग मात्रक बोलेंगे। जैसे लंबाई है, लंबाई को मापने के लिए एक मानक बनाया है जिसको कहते हैं मीटर, तो वही मीटर को हम लोग मात्रक कहेंगे। तो इस तरह से लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। मीटर क्या है, एक मात्रक है, यूनिट है। फिर है किसी राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड, उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। परिमाण क्या होता है कि वो उसमें कितना, जैसे लंबाई कितना लंबाई है वही उसका परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान, जैसे कोई 1 kg है, 2 kg है, तो स्वाभाविक है कि 1 kg में परिमाण कम है, 2 kg में परिमाण ज़्यादा है। तो किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए है, जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण हो जाएगा 2 मीटर बराबर 2 गुना 1 मीटर। जैसे ये एक टेबल है, जैसे ये एक मान लिया जाए एक टेबल है, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसका लंबाई 2 मीटर है। इसका लंबाई कितना मीटर है, 2 मीटर है। तो इसका मतलब है कि 2 मीटर स्केल, ये जो स्केल है, स्केल 2 मीटर स्केल को एक साथ रखने पर जो लंबाई प्राप्त हो गई वही हुआ कि उस टेबल की लंबाई बताएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 स्केल को एक साथ नहीं रख के बल्कि इसी को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ दिया गया है कि 2 मीटर में मतलब हो गया 2 गुना 1 मीटर, मतलब 1 मीटर को ही 2 बार उसको रिपीट कर दो। तो इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। राशि के परिमाण के लिए हम लोग 2 बातों का ज्ञान हमको आवश्यक है। पहला है एक मात्रक,
जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, तथा दूसरा एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रा कितनी बार शामिल है। जैसे यहाँ पर टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 जो है वो एक संख्या है, ठीक है ना, और मीटर जो है उसका मात्रक है। तो 2 मीटर कहने का मतलब है कि 1 मीटर को जो है ना 2 बार हमको रिपीट करना होगा, तब जा करके हमको उस टेबल की लंबाई प्राप्त होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होती है? तो राशि तो समझ में आ गया कि राशि क्या होता है, इसको हम लोग नाप सकें, तौल सकें, मतलब जिसको मापा जा सके, वही होती है राशि। तो यहाँ पर भौतिक राशि के बारे में बताया गया है। भौतिक राशि वो होता है इसको हम लोग मतलब जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, भौतिक राशि होता है। भौतिक राशियों के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि भौतिक राशियों के भौतिकी के नियमों को, ये भौतिकी के नियम क्या है? भौतिकी के नियम, प्रकृति के नियम जो होता है वो भौतिकी फिजिक्स के द्वारा समझाया जाता है। तो भौतिकी के नियमों को, ये भौतिकी के नियम जैसे कि हम जानते हैं कि कोई बल कितना कार्य करता है, ठीक है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर भौतिकी के नियम क्या होता है? जो प्रकृति के नियम है। प्रकृति में हम लोग क्या देखते हैं कि आसमान से बारिश होती है, तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो ये नियम है उनका, और इन नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो किन नियम से? तो नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इस तरह से उनके नियमों को जिन पद में व्यक्त करेंगे उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो मेरा भौतिक राशि के रूप के पदों के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो ये तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सब भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है ना। भौतिक जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आधारी राशियाँ, बेसिक क्वांटिटीज, तथा दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहला है आधारी राशियाँ। आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करता। लंबाई स्वयं में लंबाई है, द्रव्यमान स्वयं में द्रव्यमान है, समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, समय चलता ही रहता है। इस तरह से जो किसी पर डिपेंड नहीं है वो है आधारी राशियाँ हैं। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं जो आगे हैं। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ये जो आधारी राशि है वो, जो व्युत्पन्न राशि है वो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की है। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है। इस तरह से क्षेत्रफल को व्युत्पन्न किया गया है। आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ओके, कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओके, बाय।